नमस्कार दोस्तों। हमने पहले पढ़ा था पिछले क्लास में प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्या होता है तथा इसके कारण क्या क्या होते हैं, जिन कारणों की वजह से सेरेब्रल पॉल्सी होने के चांसेस होते हैं। आज पढ़ेंगे जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है इसके प्रकार क्या है और इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में। तो आज का टॉपिक है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार, टाइप ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी। तो टाइप ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी का पहला कारण है, जो टाइप है वो है तीव्रता के प्रभाव के अनुसार। जो तीव्रता होती है सेरेब्रल पॉल्सी की उसके अनुसार। दूसरा है प्रभावित अंग के अनुसार, जिस प्रकार से कौन सा अंग प्रभावित है सेरेब्रल पॉल्सी की वजह से या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की वजह से उसके अनुसार। और तीसरा है चिकित्सक की लक्षणों के अनुसार तथा इसमें लक्षण कौन कौन से होते हैं उनके अनुसार। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला, जो तीव्रता के प्रभाव के अनुसार, तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण। जो तीव्रता के प्रमाण है उनके अनुसार किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इसको, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अनुसार व्यक्ति की गंभीरता को ध्यान में रखकर सेरेब्रल पॉल्सी का वर्गीकरण किया जाता है, जिसके अनुसार इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया। इसमें जो व्यक्ति की जो इसका सेरेब्रल पॉल्सी की जो गंभीरता है यानी कि कितना ज्यादा है उसके अनुसार वर्गीकृत किया गया। इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है अति अल्प, फिर है अल्प और फिर है गंभीर अवस्था। तीनों अवस्थाएं हैं। अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्या होता है? इसमें गामक तथा शरीर की स्थिति से संबंधित अक्षमता का प्रभाव न्यूनतम होता है अर्थात बिल्कुल कम होता है। जो गामक चलने फिरने की स्थिति और जो शरीर को प्रभावित करती है, शरीर के अंगों को जो प्रभावित करती है, उसकी जो अक्षमता का प्रभाव है वो बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है। या ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, परंतु सीखने की समस्या हो सकती है। अब जो पहला है अति अल्प, जो इसका पहला है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वर्गीकरण, जो टाइप पहला है, जो इसका तीव्रता के प्रभाव प्रमाण के कारण जो पहला अपना जो वर्गीकरण है अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, उसमें क्या है कि गामक तथा शरीर से संबंधित जो अक्षमता है वो अक्षमता बहुत ही न्यूनतम होती है तथा ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और ये कंप्लीटली स्वतंत्र होते हैं। लेकिन इनमें एक दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत है सीखने की समस्या, क्योंकि ये कंप्लीटली ब्रेन से रिलेटेड होता है। अब दूसरा है इसी का अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। इसमें क्या दिया गया है? जो अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात दिया गया है, इसमें दिया गया कि गामक तथा शरीर से संबंधित जो अक्षमता है उसमें अधिक प्रभाव होता है, जिसके कारण से ये होता है बच्चा पुनर्वास सेवाओं तथा उपकरणों की मदद से बहुत हद तक विकसित हो सकता है तथा आत्मनिर्भर भी हो सकता है। जो दूसरा वर्गीकरण है, जो दूसरा टाइप है, उसमें क्या दिया गया है? गामक तथा शारीरिक संबंधित शरीर संबंधित जो अक्षमता है वो अधिक होती है, अधिक प्रभावित होती है। लेकिन इस कंडीशन में यदि किसी बच्चे को ये वाला वर्गीकरण के अनुसार बांटा गया, उसके अनुसार यदि उसको है सेरेब्रल पॉल्सी, तो उस कंडीशन में बच्चे को पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन करके अपन उसको काफी हद तक डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं और उसको आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। अगला है तीसरा गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वो है अपना जो तीव्रता प्रमाण का तीसरा टाइप। इसमें क्या है? इसमें गामक तथा शरीर की स्थिति संबंधित अक्षमता पूर्णतया प्रभावित होती है, कंप्लीटली प्रभावित होती है इसमें। जिसमें क्या है? शरीर का कोई भी अंग, चाहे हाथ हो पैर हो, वो कंप्लीटली प्रभावित है, तो वो गंभीर अवस्था में आती है। और इसमें बच्चे को दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। और इस कंडीशन में जो बच्चा होता है
उसको बहुत ज़्यादा मोस्टली टाइम किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि मान लो किसी बच्चे को ये तीसरी वाली कंडीशन है, गंभीर अवस्था वाली, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा ढंग से खड़ा नहीं हो पाता है, ढंग से बैठ नहीं पाता है, ढंग से अपनी जो रूटीन दिनचर्या है उसके कार्य नहीं कर पाता है। तो उसके लिए पर्टिकुलरली एक बंदा होना जरूरी हो जाता है कि उसको उसकी डेली रूटीन एक्टिविटीज कराए, चाहे वो खाना खिलाना हो, पानी पिलाना हो, या टॉयलेटिंग करवाना हो, या नहलाना हो, ब्रश करवाना हो, सारी एक्टिविटीज के लिए ये एक बंदा होना जरूरी है इस कंडीशन में। अब दूसरा जो प्रकार है वो है प्रभावित अंग के अनुसार। प्रभावित अंग के अनुसार इसको पढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए ताकि आपको इसका कंप्लीटली डिटेल में पता चलेगा कि सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार क्या है तथा सेरेब्रल पाल्सी के प्रकारों में कौन कौन से डिवीजन किए गए हैं उसके बारे में भी कंप्लीट हम जानकारी देंगे। और आपका यही सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है ताकि हम और अच्छे से आपको इन चीज़ों की जानकारी देते रहे। तो अब है सेकंड जो है प्रभावित अंगों के अनुसार वर्गीकरण। बच्चे या व्यक्ति के प्रभावित अंगों के अनुसार सेरेब्रल पाल्सी को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया इसका प्रभावित अंग के अनुसार जो वर्गीकरण है उसका पहला टॉपिक है मोनोप्लेजिया। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में कोई एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है। मान लो जो मोनोप्लेजिया है, मोनोप्लेजिया है ना कि एक, यदि किसी व्यक्ति या बच्चे का एक हाथ या एक पैर ओनली प्रभावित होता है सेरेब्रल पाल्सी के माध्यम के कारण, तो उसको हम मोनोप्लेजिया कहते हैं। और मोस्टली इसमें आमतौर पर जो होता है वो मोनोप्लेजिया में एक हाथ ही प्रभावित ज़्यादा होता है। एक हाथ है वही ज़्यादा प्रभावित होता है, पैर तो बहुत रेयर कंडीशन में प्रभावित होता है। अब इसका एक दूसरा पार्ट है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में इसमें व्यक्ति का एक साइड का हाथ व पैर दोनों एक साथ प्रभावित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है हेमीप्लेजिया में, हेमी यानी कि एक साइड का, मान लो कि ये मेरा शरीर है। अब इसमें क्या है हेमीप्लेजिया में क्या होता है कि जो मेरा एक साइड का शरीर है, मान लो कि ये राइट हैंड और राइट पैर जो लेग है वो दोनों एक साथ प्रभावित हो गए, तो उस कंडीशन में हम उसको हेमीप्लेजिया बोलते हैं। क्योंकि एक साइड का जो भी पार्ट है, यदि लेफ्ट हेमिस्फीयर में दिक्कत होगी तो राइट साइड का जो अपना भाग है वो ज़्यादा प्रभावित होगा, और राइट हेमिस्फीयर में दिक्कत होगी तो लेफ्ट वाला भाग है वो ज़्यादा प्रभावित होगा। इसीलिए जो एक साइड का जो भाग है वो यदि प्रभावित है ज़्यादा, चाहे हाथ और पैर दोनों एक साइड के प्रभावित है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेमीप्लेजिया। इसके बाद है तीसरा डायप्लीजिया। इसमें ज्यादातर दोनों पैर या कभी कभी दोनों हाथों में भी प्रभाव दिखाई देता है, उसे हम डायप्लीजिया कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है डायप्लीजिया में कि ज्यादातर जो है हमारे दोनों पैर जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, या तो दोनों पैर प्रभावित होंगे या दोनों हाथ प्रभावित होंगे। यदि हाथ दोनों प्रभावित है तो पैर प्रभावित नहीं होंगे, और यदि पैर प्रभावित हो गए तो हाथ प्रभावित नहीं होंगे। हाथों में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि पैरों में दिक्कत हो रही है इस डायप्लीजिया की वजह से, सेरेब्रल पाल्सी की वजह से, या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की वजह से पैरों में प्रॉब्लम हो गई है, तो उस कंडीशन में हमारे हाथ एकदम परफेक्ट रहेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, यदि हाथों में हो गई है तो फिर हमारे पैर परफेक्ट रहेंगे। इसी कंडीशन को हम डायप्लीजिया बोलते हैं। अब है पैराप्लीजिया। इसमें व्यक्ति के कमर का नीचे का भाग अथवा दोनों पैर प्रभावित होते हैं। जो पैराप्लीजिया है, पैराप्लीजिया में मोस्टली नहीं 99-100% हमारे कमर का
नीचे का जो भाग होता है जिसमें हमारे दोनों पैर आते हैं, वो भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और उससे ही हम पैराप्लेजिया कहते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको सेरेब्रल पाल्सी की वजह से या अन्य किसी रीजन प्रमस्तिष्कीय पक्षघात की वजह से उसके पैर वो स्थिर के स्थिर रह गए हैं, यहाँ से कमर से नीचे का जो भाग है वो स्थिर हो गया है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को हम बोलेंगे पैराप्लीजिया। अब आता है क्वाड्रिप्लीजिया। इसमें व्यक्ति के दोनों हाथ तथा दोनों पैर अर्थात इससे पूरा शरीर प्रभावित होता है। इस अवस्था को हम क्वाड्रिप्लीजिया बोलते हैं। क्वाड्रिप्लीजिया का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति या बच्चे का दोनों हाथ और दोनों पैर पूरे शरीर में सेरेब्रल पाल्सी या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का असर हो जाता है, या पक्षघात जो प्रमस्तिष्कीय पक्षघात है उसकी वजह से या सेरेब्रल पाल्सी की वजह से पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिप्लीजिया। अब अगला जो है वो हमारा है चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार। अब है अपना चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार जो प्रमस्तिष्कीय पक्षघात का तीसरा टाइप है चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार, उसमें प्रमस्तिष्कीय पक्षघात से ग्रसित व्यक्तियों की समस्या एवं लक्षण प्राय अलग अलग होते हैं। अतः चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार इसे मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो चिकित्सकीय मेडिकल फैसिलिटीज के अनुसार मेडिकल के अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला भाग है स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी यानी कि मांसपेशियों में तनाव या कड़कपन को स्पास्टिसिटी कहते हैं। इसमें क्या है? इसका अर्थ ये है कि कड़ी और तनी हुई मांसपेशियों में गामक कुशलता प्राप्त करने में कठिनाई और धीमापन होता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो स्पास्टिसिटी है इसकी वजह से जो बच्चे की या व्यक्ति की जो मांसपेशियां वो एकदम टाइट हो जाती है, कड़ी हो जाती है, या तनाव वो तन जाती है, तनी हुई होती है, उसकी वजह से उनमें गामक कुशलता प्राप्त करने यानी कि चलने फिरने में कठिनाई होती है और धीमापन हो जाता है। बच्चे सुस्त और भद्दे दिखते हैं। जो बच्चे होते हैं वो एकदम सुस्त और भद्दे दिखते हैं। गति बढ़ाने के साथ मांसपेशियों में तनाव बढ़ने लग जाता है। यदि मान लो बच्चा या व्यक्ति इस कंडीशन में अपनी गति बढ़ाने की कोशिश करता है, चलने की गति बढ़ाने की या कुछ हाथ पैर हिलाने की गति बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन में जो मांसपेशियां हैं उनमें तनाव भी बढ़ने लग जाता है। क्रोध और या उत्तेजना की स्थिति में मांसपेशियों का कड़कपन और भी बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा, यदि आपने बच्चों के ऊपर काम किया है, ऐसे बच्चों को स्पेशली स्कूल में या जहाँ पे भी आप कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज में आपको दिखाया गया है, तो जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें स्पास्टिसिटी होती है, वो बच्चे यदि गुस्सा करते हैं या उनमें उत्तेजना हो जाती है, तो उस कंडीशन में उनकी जो मांसपेशियां हैं वो और भी कड़क हो जाती है, वो एकदम यूं करने लग जाते हैं या यूं करने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनकी मांसपेशियों का तनाव और भी बढ़ जाता है और कड़कपन हो जाती है। पीठ के बल लेटने पर बच्चे का सर एक तरफ घुमा हुआ और पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। जब बच्चे को हम इस स्थिति में बच्चे को पीठ के बल लेटाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे का जो सर है वो एक तरफ घुमा हुआ रहेगा और जो पैर होते हैं वो पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए रहेंगे यू। उस कंडीशन को हम मेडिकल के लैंग्वेज में स्पास्टिसिटी सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। अब सेकंड है एथेटोसिस। एथेटोसिस, इसमें मांसपेशियां तनाव गति के साथ बदलता है। जो एथेटोसिस है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मांसपेशियों का तनाव है वो गति के साथ बदलता रहता है। जैसे धीमा गति कर रहा है तो धीमी है, उसमें तनाव कम हो जाता है, और ज्यादा थोड़ा तेज करने की कोशिश करता है तो उसमें तनाव ज्यादा आ जाता है। एथेटोसिस का अर्थ है अनियंत्रित गति। इसमें गति का कोई नियंत्रण नहीं,
बच्चे के जो गति है उसमें कोई नियंत्रण नहीं। बच्चा जब अपनी इच्छा से कोई अंग संचालित करना चाहता है तो उसका शरीर अनियंत्रित गति करने लग जाता है, जिससे मांसपेशी तनाव लगातार बदलता रहता है। जिस प्रकार बच्चा को, मान लो किसी बच्चे को इच्छा हुई कि मैं खड़ा हूं और चलूं, तो उस कंडीशन में जैसे वो अपना को खड़ा करके चलने लगता है तो उस कंडीशन में उसकी जो गति होती है शरीर की वो अनियंत्रित हो जाती है। या तो वो दौड़ने लग जाएगा वो, या बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मांसपेशियों में तनाव है वो लगातार बदलता रहता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में मांसपेशियों का जो तनाव है वो बदलता रहता है। एथेटोसिस से प्रभावित बच्चे नन्हे बच्चों की तरह दिखते हैं। जो एथेटोसिस से ग्रसित बच्चे होते हैं उन बच्चों का शरीर है वो नन्हे बच्चों की तरह बहुत लचीला होता है, एकदम लचीला शरीर होता है, बच्चों की तरह लचीले लचीले दिखते हैं, लचीले दिखते हैं, बहुत लचीले होते हैं एकदम, उनको कैसे भी मोड़ सकते हैं उस तरीके से वो दिखाई देते हैं। अब है तीसरा इसमें एटेक्सिया। एटेक्सिया इसका अर्थ है अस्थिर या अनियंत्रित गति का होना, यानी कि बच्चे की जो मांसपेशियों का जो गति है, मांसपेशियों की गति हो या तो अस्थिर होगी या अनियंत्रित होगी, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एटेक्सिया। एटेक्सिया में इसमें बच्चे का संतुलन खराब होता है। ऐसे बच्चे बैठने या खड़े होने पर गिर जाते हैं। इसमें मांसपेशियों का तनाव कम होता है तथा गामक विकास पिछड़ा होता है। एटेक्सिया का मतलब क्या होता है? एटेक्सिया का मतलब ये होता है कि बच्चे के शरीर में जो तनाव है वो अस्थिर होता है और अनियंत्रित गति होती है, लेकिन इस कंडीशन में उनका बच्चे का जो संतुलन होता है वो भी प्रॉपर नहीं होता है। यदि बच्चा बैठना चाहता है तो वो बैठ नहीं पाता है, वो तुरंत गिर जाता है, या बच्चा खड़ा होना चाहता है तो वो खड़ा नहीं हो पाता है, तुरंत वापस गिर जाता है। इस कंडीशन में बच्चे का जो गामक विकास है वो भी पिछड़ा रहता है। गामक का मतलब बहुत बार अभी अपने इस टॉपिक में बहुत बार गामक 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 नाम आया। गामक का मतलब होता है चलन क्षमता, चलने फिरने की क्षमता, उसको बोलते हैं गामक क्षमता या गामक विकास। जो चलने फिरने में विकास होता है, कई बच्चा होता है जो चल फिर नहीं सकता, तो उस कंडीशन में बच्चा पिछड़ जाता है। अब है मिश्रित या मिक्स्ड टाइप। स्पास्टिसिटी और एथेटोसिस दोनों में दिखने वाले लक्षण जब किसी बच्चे में मिलते हैं, वे दिखाई देते हैं, तो मिश्रित प्रकार की प्रमस्तिष्क पक्षाघात कहलाता है। अर्थात इसका मतलब, जो मिक्स का मतलब क्या है, जो स्पास्टिसिटी अपन ने पढ़ी थी कि कड़ी और तनी हुई मांसपेशियों के में गामक कुशलता प्राप्त करने में कठिनाई और धीमापन हो जाता है, और बच्चे सुस्त दिखाई देते हैं, भद्दे दिखाई देते हैं। गति बढ़ाने पर मांसपेशियों का तनाव भी बढ़ जाता है, और क्रोध के और उत्तेजना की स्थिति में मांसपेशियों का कड़कपन और भी बढ़ जाता है। ये लक्षण और जो एथेटोसिस है इसके लक्षण, जिसमें मांसपेशीय तनाव की गति के साथ बदलता रहता है, अर्थात अनियंत्रित गति होती है, तथा इसमें बच्चा अपने इच्छा के अनुसार यदि किसी भी अंग को संचालित करना चाहता है तो उसका शरीर अनियंत्रित गति करने लग जाता है और मांसपेशियों में लगातार तनाव बदलता रहता है। उस कंडीशन को, इन दोनों के लक्षण जिस एक बच्चे में दिखाई देता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित सेरेब्रल पाल्सी या मिश्रित प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा है जो सेरेब्रल पाल्सी के टाइप है। मुख्यतः सेरेब्रल पाल्सी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है तीव्रता के प्रमाण के अनुसार, दूसरा हमारा है शरीर के अंग के प्रभावित के अनुसार, जो प्रभावित अंग है शरीर में प्रभावित अंगों के अनुसार, तीसरा है चिकित्सकीय अनुसार। पहले में हमने 3 भागों में बांटा था, अति अल्प, अल्प और गंभीर। दूसरे में हमने 5 भागों में बांटा था। पहला है मोनोप्लेजिया, दूसरा है हेमीप्लेजिया, तीसरा है डाइप्लेजिया, चौथा है पैराप्लेजिया और पांचवा है क्वाड्रिप्लेजिया। और इसमें हमने चिकित्सा के आधार पर 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है स्पास्टिसिटी, दूसरा है
एथेटोसिस, तीसरा एटेक्सिया और चौथा है मिस्री। अब इनका हमने डिटेल में पूरी जानकारी ले ली है कि ये क्या होता है, किस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने सेरेब्रल पाल्सी का आज टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो अपनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उसके बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होती है, ये किस वजह से होती है, इसके क्या कारण है और इसके क्या लक्षण होते हैं, जो साइन, सिम्टम, कॉजेज, सारा उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।